तो है गाइस, कैसे हो आप लोग। तो स्वालो स्टार टू लैंड ऑफ ऑरिजिन के चैप्टर नंबर 419 में आप सभी का स्वागत है। माफ़ करना फिर से लेट होगा क्योंकि वो सेकंड नॉवेल्स में पढ़ रहा था, उसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट आ गई थी, इसलिए उसमें ज़्यादा मैं विलीन हो चुका था। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग सभी जगह पर अपने क्लोन को छोड़ चुका था, वहाँ पर वो सबको कत्लेआम मचा देता है, सबको मारना शुरू कर देता है। और यहाँ पे लू फेंग ने मारना शुरू कर दिया था, लेकिन आपको तो ये बात अच्छे से पता है कि वो सारे वर्ल्ड लेवल किसी न किसी फैक्शन से ज्वाइन जरूर होंगे। तो उन सबको भी इसके बारे में ज़रूर पता चलेगा, क्योंकि अपने सारे फैक्शंस में वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स ये काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा ओहदा दिया जाता है। तो सब लोग उसकी फिक्र करते करते तलाश करने आएंगे ही और उनको लू फेंग के बारे में पता ही चलेगा, जिसके साथ हमें दिखाया जाता है एक बड़े से एरिया में जहाँ पे चारों तरफ हर एक कॉर्नर में रेडियंट डिवाइड लाइट निकल रही होती है, जो कि स्पेस एंड टाइम के हर एक जगह को घेर चुकी होती है। इसी के साथ हमें उसी ट्विस्ट स्पेस टाइम के अंदर के एक मेज का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा सा 8 सर वाला फिगर्स निकलता है। उसकी आंखें होती है जो कि 16 होती है, वो बाहर निकलती है और ये बंदा कोई और नहीं बाफायू होता है, जिसके बारे में आपने ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड्स में देख रखा होगा। अब यहाँ पे बाफायू जो होता है वो इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के टॉप 30 बीइंग में से आता है। इसकी पावर्स भी काफ़ी भयंकर वाली होती है, जिसके साथ वो वहाँ पर कंफ्यूज होता है। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता है, कंफ्यूज तो नहीं कह सकते, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होता कि आखिरकार किसकी इतनी इतनी हिम्मत हुई कि वो मेरे लोगों को आकर छू दे। अब यहाँ पे किसी भी रेस के लिए, जैसे मैंने बताया कि वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स एक कोर मेंबर्स की तरह ही होते हैं और उनके नाम अपने ह्यूमन एंसेस्टर्स को दिया रखा करते हैं। बाफायू अपने लिंगरिंग ट्रेसेस के कनेक्शन से वो उसके पास जाकर देखने लगते कि आखिरकार किस बंदे में इतनी मजाल कि वो मेरे कोर मेंबर्स को मार सके। अब इस बंदे की वर्ड टेक्निक के ऊपर मास्टरी सबसे हाईएस्ट होती है और एक सिंगल ग्लैंस में वो अपने मरे हुए बंदे के लोकेशंस को पिन पॉइंट कर लेता है। वहाँ पर वो देखता क्या है कि एक ब्लैक हेयर रॉब बंदा बड़े ही मस्त अंदाज में खड़ा होता है, लेकिन जैसे ही बाफायू उस सामने खड़े हुए बंदे को देखता है, उसकी रूह तक कांप उठती है, क्योंकि ये बंदा कोई और नहीं लू फेंग था। जो बंदा पहले इतना ज्यादा गुस्से में था, वो लू फेंग को देखकर एकदम सा शांत सा हो जाता है। और यहाँ पे बाफायू अपनी अचंभा वाली आंखों से अपने लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथी को कैसे मार सकते हो। मतलब वो जाके उससे डायरेक्टली नहीं पूछता, बल्कि वो बस ऐसे ही खुद से सवाल पूछने लगता कि आखिरकार ये मेरे साथी को कैसे मार सकता है। ये बंदा अपने पास्ट को देखता है, मतलब वो पास्ट में देखता कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था। तो उसे पता चल जाता कि कैसे उसका साथी यहाँ के ऑरिजिन कोर्स को डिवोर करने की कोशिश कर रहा था। तभी लू फेंग यहाँ पे आता है और उसको वहीं पे मार डालता है। इसके साथ बाफायू सोचने लगता है कि बस मेरे साथी ने, मेरे बंदे ने ऑरिजिन वर्ल्ड के ऑरिजिन कोर को कंज्यूम करने की कोशिश की, तो क्या लू फेंग इसी वजह से मेरे बंदे को मारने के लिए आया था। इसके साथ वो मन में सोचने लगता कि ये टेरिटरी तो हमारी है और ये हमारा ही ऑरिजिन वर्ल्ड है, जो कि हमारा खुद का खाना है। तो आखिरकार कोई खुद के खाने को खाते हुए ऐसे स्लाउटर कैसे मचा सकता है। और वो वहाँ पे मन में सोचने लगता है कि प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स ये ऑरिजिन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं, सभी उसी से निकलते हैं, तो ये ऑरिजिन वर्ल्ड के बारे में बहुत ही अच्छे से केयर किया करते हैं। क्या इसी वजह से वो हम पे गुस्सा उतार रहे हैं, क्योंकि हम उनके ही एक ऑरिजिन वर्ल्ड को खाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने तो ऑलरेडी 336 मतलब 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स को ऑक्यूपाई कर रखा है, तो क्या ये उनके लिए काफ़ी नहीं है। और यहाँ पर सोचने लगता है कि क्या प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, क्योंकि उसके मन में तो ये ऑलरेडी से था कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस हमेशा से अपने टेरिटरी को बढ़ाते आए हैं और ये सिंगल लॉर्ड युवान से ही शुरू होता आया है। मतलब अपने लॉर्ड युवान ही शुरुआत से अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करते आए थे। जैसे जैसे उनकी संख्या बढ़ती गई, प्रैक्टिशनर फैक्शन वो बहुत ही तेज़ी से अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया। और जबकि उनके पास एक नया नवेला लॉर्ड लू फेंग भी आ चुका है, जिसके पास बहुत ही टेरिफाइंग पावर्स है, जो कि इन्फिनाइट ह्यूमन स्पेस के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग में से एक आता है। तो ये फिर से अपने टेरिटरीज को एक्सपैंड करना चाहते हैं। और यहाँ पे बाफायू इन्हीं सब के बारे में सोचने लगता क्या क्या उनका यही मोटिव होने वाला है। अब यहाँ पे उस
उसके मेंबर्स की एक डेथ हो चुकी थी। लेकिन क्या करे, ये बंदा कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई दूसरा बंदा होता तो यार कह सकते हम कि वो इसको इतनी आसानी से जाने नहीं देता। लेकिन यहाँ पर बात ही अलग थी। यहाँ पे सामने कौन खड़ा था, यहाँ पे खड़ा था लॉर्ड लू वोफेंग, जो कि सबसे पावरफुल में से एक है। तो आखिरकार ये बंदा अपने प्रैक्टिस फैक्शंस के इतने पावरफुल लॉर्ड लू फेंग को कैसे ऑफेंड कर सकता है। मतलब कि यार अपना ये बंदा वाफायू वो लू फेंग को ऑफेंड करने के बारे में सोचता भी नहीं है, उसके पास कोई चॉइस भी नहीं होती, उसे पीछे मुड़कर अपने ब्लाइंड आई को करना पड़ता है। वो चॉइस नहीं था, क्योंकि ये वाफायू एक वीक फैक्शन से बिलोंग करता है और वाफायू प्रैक्टिशनर फैक्शंस को भी ऑफेंड नहीं कर सकता है। अब सोचने में कहता है कि अगर प्रैक्टिशनर फैक्शन सच में टेरिटरी को एक्सपैंड करने के बारे में सोचेगा तो यार कह सकते हो कि यहाँ पे वो सभी चलने देंगे। अगर यहाँ पे प्रैक्टिशनर फैक्शंस अपने टेरिटरी एक्सपैंड करेंगे तो यार बाकी के इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस उसका सामना जरूर होगा। आइस पीक फैक्शंस भी बीच में जरूर आएंगे। तो यही सब वो बाफायू सोच रहा होता है। तो यार कहता है कि उन सबको लड़ने दो, बाकी मैं इनसे दूर ही रहूँगा। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर 10,000 मतलब 1000 आई ह्यूमन एंचेस्टर्स को दिखाया जाता है, जिसके साथ भी यही मसला होता है। वो भी गुस्से में कहता कि किसकी इतनी हिम्मत जो कि मेरे एक साथी को, मेरे एक बंदे को मारने की कोशिश की। अब ये बंदा भी अपने निर्वाणा ह्यूमन एंचेस्टर्स का बहुत ही पुराना और क्लोज फ्रेंड होता है और ये 9 सॉवरी में से एक था, जिसकी वजह से इसकी इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के अंदर एक बहुत ही अवधि वाली पहुंच होती है। इसकी पावर्स लेवल भी कम नहीं थी, लेकिन इसके क्लैन के अंदर बहुत ही कम संख्या में कुछ डजन्स में ही वल्लेबल ह्यूमन लाइफ फॉर्म मौजूद थे और हर एक लाइफ फॉर्म उसके लिए प्रीसियस होती है। उसकी वॉस्ट टेरिटरी उसका काफ़ी ज़्यादा घर होता है, इसलिए वो यहाँ पे अपने हर एक वल्लेबल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के लिए काफ़ी ज़्यादा कह सकते हो कि यार बहुत ही अच्छा खासा रिश्ता बना कर रखता, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही कम होते हैं। अब यहाँ पे अगर कोई इसको मारेगा तो ये बंदा कैसे सह सकता है। इसी वजह से ये बंदा भी सेम टू सेम अपने बाफायू के जैसे काउजन इफेक्ट को फॉलो करते हुए वो उसी जगह पर देखता है जहाँ पर लू फेंग मौजूद होता है। उसे भी वही ब्लैक रॉब और डार्क हेल वाला बंदा दिखता है। यहाँ पे पहले तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है कि आखिरकार किस बंदे की इतनी ज़रूरत हुई, लेकिन जैसे ही वो देखता कि वहाँ कौन है लू फेंग, तो बंदा वो भी शांत हो जाता है। पूरी तरीके से शांत नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा सा अपर लेवल का था और निर्वाणा मैनचेस्टर का फ्रेंड था, तो इसमें भी थोड़ी मोड़ी एरोगेंसी होती है और ये यहाँ पे सोचने लगता है कि यार क्या किया जाए। यहाँ पर तो लू फेंग है और उसकी भी हिम्मत नहीं होती कि वो सीधे लू फेंग के साथ जाकर भिड़ सके, इसलिए वो जल्दी से अपने दोस्त निर्वाणा मैनचेस्टर को जाकर बताता है कि ऐसी ऐसी बात हुई है, क्योंकि 9 सॉवरीज ही इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के सुप्रीम रूलर्स होते हैं। वो अपने दोस्त से बात करने के लिए जाता है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर बताया जाता है कि बहुत ही कम टाइम में लू फेंग ने लगभग अपने 3916 क्लोन से 3000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारे। 500 वीकर फैक्शंस में से थे, वहीं पे 800 आइस पीक फैक्शंस में से थे, वहीं पे 1700 इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस में से होते हैं। मतलब लू फेंग ने 3000 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को बड़ी ही आसानी से चुन कर मारा होता है। जो वीकर फैक्शंस होते हैं वो अपने लॉसेस को एंड्योर कर लेते हैं, वो सह लेते हैं, क्योंकि वो बंदे अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस का कुछ नहीं उखाड़ सकते। यहाँ तो बात करें लू फेंग की, तो लू फेंग के बारे में वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि अगर लू फेंग के ऊपर आ गया ना तो लू फेंग सबको तबाह कर देगा। वीकर फैक्शंस की मजा नहीं किया कि वो लू फेंग से फाइट भी कर सके। लेकिन इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि भले ही वीकर फैक्शंस बीच में ना आ रहे हों, लेकिन उनका क्या जो कि स्ट्रॉन्गर फैक्शंस में मौजूद थे उनकी भी तो जलेगी ना। मतलब वो बंदे तो अपने लू फेंग से दुश्मनी तो मोड़ ही लेंगे, क्योंकि उनके पास उतनी पावर्स मौजूद है। इसके साथ हमें सीन चेंज कर बिंग फेंग ह्यूमन एंचेस्टर को दिखाया जाता है, जो कि करंटली 20 लेवल ऑफ एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस में लू फेंग के चैलेंज का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि 19 लेवल पर युआन होता है तो इंतजार कर रहा था कि कब 20 लेवल पर आएगा। लेकिन वो महसूस करता है कि लू फेंग के क्लोन्स पूरे के पूरे मल्टीपल टेरिटरीज में हैगवॉक मचा रखे, वहाँ पे तबाही मचा रखे हैं और कई सारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मार रहे हैं। वो कहता कि आखिरकार ये लू फेंग करना क्या चाहता है। अब यहाँ पे जिस हिसाब से लू फेंग ने 800 वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को मारे होते हैं, मतलब जो कि वीकर फैक्शन से मौजूद थे या फिर किसी और से, तो यहाँ पे बिंग फेंग ह्यूमन एंचेस्टर्स को उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आफ्टर ऑल जितने भी ह्यूमन एंचेस्टर्स
तो उनके ये वर्ल्ड लेवल लाइफ फॉर्म्स डिसेंडेड नहीं होते हैं। यहाँ पर उनके लिए एक ह्यूमन एंसेस्टर भी प्रोड्यूस करना काफ़ी ज़्यादा रेयर होता है। तो लू फेंग ने यहाँ पर बहुत को मारा होता है, लेकिन इन्फिनिटी यूनिवर्स स्पेस बहुत बड़ी होती है और यहाँ पर लगभग 30,000 रेस होते हैं जो कि वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म से बिलोंग करते हैं, जो कि अलग अलग लाइफ फॉर्म्स होते हैं। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है कि लू फेंग ने बहुतों को मारा था, लेकिन उनमें से भी बहुत कम को ही मारा था, क्योंकि वीकर फैक्शंस तो ऑरिजिन कोर्स के पास जाएंगे नहीं कि लाओ बाबा मुझे दे दूँ, मैं प्रैक्टिशनर फैक्शन से दुश्मनी मोड़ने जाऊंगा। लेकिन यहाँ पर ये सब चीज़ होने के बावजूद यहाँ पर जो होता है इन्फिनिटी लाइफ फॉर्म्स में 30,000 रेस थे, तो उसमें से लगभग 200 ह्यूमन एंसेस्टर्स ही होते हैं, मतलब कि 30,000 टोटल रेसेस मौजूद हैं, लेकिन 30,000 टोटल रेसेस में से सिर्फ 200 ह्यूमन एंसेस्टर्स मौजूद हैं, मतलब कि बहुत गिने चुने रेस ऐसे थे जिनकी ह्यूमन एंसेस्टर होते हैं जो कि अपने आप को पावरफुल बता सकते थे। इसके साथ यहाँ पे बिग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर्स बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें एक चीज़ और पता चलती है कि अपना जो लू फेंग ना वो सिर्फ आइसपीक फैक्शंस को नहीं टारगेट कर रहा है, बल्कि वो उन सारे वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को टारगेट कर रहा है जो कि फिलहाल में ऑरिजिन वर्ल्ड के अगेंस्ट एक्शन ले रहा है। वो खुद में सोचने लगता है कि क्या ये लॉर्ड फिर से ऑरिजिन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और ये बिग फैंग ह्यूमन एंसेस्टर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होना शुरू कर देता है कि आखिरकार ये बंदा ऐसे कर कैसे सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो सोचने लगता है कि यार ये कैसे होगा। और वहाँ पर ये भी कहता है कि जब भी कोई एक नया लॉर्ड आता है तो इसकी वजह से प्रैक्टिशनर फैक्शंस की पावर्स और भी बढ़ जाती हैं और इस प्रैक्टिशनर की पावर्स अपने टॉप 20 के रैंक में आ जाती है। मोर ओवर लॉर्ड्स इमॉर्टल होते हैं, जन्म लेने के साथ ही वो इमॉर्टल हो जाते हैं। और यहाँ पर हुआ क्या कि जो प्रैक्टिशनर फैक्शंस में जो टॉप 8 बंदे हैं वो ऑलरेडी टॉप 20 पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रखे हैं, मतलब कि ऑलरेडी अपने लॉर्ड्स इतने पावरफुल है कि वो टॉप मोस्ट पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर रखे हैं। फॉर्चुनेटली प्रैक्टिशनर फैक्शंस मटेरियल रिसोर्सेज के लिए काफ़ी कम अपने इंटरेस्ट को दिखाते हैं, इसलिए वहाँ पर वो पीछे रहते हैं, वो प्लंडरिंग ये सब में नहीं है। तो वरना अगर रिसोर्सेज की भी यहाँ पे लड़ाई होती तो यहाँ पे लॉर्ड कभी भी चुप होकर बैठते ही नहीं। यहाँ पर ये सब थी। अब इसी रिसोर्सेज प्लंडरिंग की न वजह से आइसपीक फैक्शन जो होता है वो हिस्ट्री से प्रैक्टिशनर फैक्शंस के साथ अपनी अच्छी खासी ताल्लुकात बना रखी थी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिशनर फैक्शंस स्ट्रांग होते जाएंगे, ज़्यादा लॉर्ड्स आते जाएंगे, आइसपीक फैक्शंस को भी प्रेशर महसूस होगा ही। और यहाँ पर वो क्या होता है कि इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस वो बहुत सारे ह्यूमन टेरिटरीज को ऑक्यूपाई करता है। तो चलो यहाँ पे प्रैक्टिशनर फैक्शंस को इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस से लड़ने देते हैं, बाकी का क्या ही मैं इंतजार कर लेता हूँ। अब यहाँ पे सब लोग यही कह रहे होते हैं कि दूसरे फैक्शन से लड़ने दो ना, हमें क्या है, क्योंकि आइसपीक फैक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने प्रैक्टिशनर फैक्शन से फिलहाल में पूरी तरह से लड़ सके। सिर्फ लड़ कौन सकता है, इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस। तो उसी पे डिसाइड होगा कि क्या वो लॉर्ड से फिर से लड़ना चाहते हैं या फिर नहीं। और यहाँ पर यही होने वाला है, जिसके साथ हमें सीन चेंज कर मेन बंदे को दिखाया जाता, मतलब कह सकते हो कि ये बंदा यहाँ का मेन विलन होने वाला है। और ये होता कोई और देन इन्फिनाइट सर्पेंट ह्यूमन एंसेस्टर। इसको कह सकते हो कि फिलहाल में ये यहाँ का सबसे मेन विलन होता है, खतरनाक विलन होता है, जिससे कि बार बार अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस की फाइट होगी और मजा दिलाने के लिए इससे हमेशा फाइट हो रहेगी, क्योंकि ये बंदा सच में काफ़ी पावरफुल है। भले ही ये कम पावरफुल है, ये टॉप 1 पे नहीं आता, लेकिन फिर भी यही वो कारण है जिसने कि प्रैक्टिशनर फैक्शन और इनेट ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के बीच में लड़ाई लगाई हुई है। वो मारता जाता है, मतलब यही बंदा है जो कि सब कुछ कांड करता है शकुनी मामा की तरह। इसके साथ यहाँ पे वो यार डिटेल्स को जानता है कि क्या क्या हुआ है। वो भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है कि क्या उसके वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स में लगभग 1700 मारे जा चुके हैं, कि वो सभी लू फेंग के क्लोन से इनकाउंटर किए जब वो ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोवर कर रहे हैं। वो गुस्से में कहता है कि ये प्रैक्टिशनर लॉर्ड्स तो ये जैसा देख रहे हैं वैसा मारते जा रहे हैं, ये तो अपने टेरिटरीज के बाहर भी ऑरिजिन वर्ल्ड्स में इंटरफेयर कर रहे हैं। इससे उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, मतलब कि अपना लू फेंग सच में अपने टेरिटरी को छोड़कर दूसरे के टेरिटरी में घुस के मार रहा है, तो किसे गुस्सा नहीं आएगा, समझ लो आपका ही गुस्सा आएगा। लेकिन ये भी सही है कि दूसरे के घर में अत्याचार हो रहा है तो आप पहले जाकर उसको बचाना चाहिए, अपना घर तो वैसे भी सेफ है ना, यही चल रहा होता है। इसके साथ वो प्यार करता है कि कैसे लॉर्ड जिंगमैन और लॉर्ड मुमे
वो फ्रिक्वेंटली काउंटलेस ऑरिजिन वर्ल्ड्स जो कि बाहर की दुनियाएं हैं, जो कि खुद के टेरिटरीज के अंदर भी नहीं आती, वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे प्रैक्टिशनर टैलेंटेड प्रैक्टिशनर्स को अपने पास ले आते हैं कि चलो मेरे साथ रहना, खाना पीना अच्छे से मौज करना और स्ट्रॉन्ग बन के एक लॉर्ड बन जाओ तो और भी अच्छा रहेगा। वो उन सबको लाते हैं ताकि इन सबको नेचर किया जा सके और इनसाइड रिक्रूटमेंट्स में वो वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स तक पे अटैक करके उन्हें मार डालते हैं। मतलब कि जो वहाँ पे आराम से खाना खा रहे होते हैं, ऑरिजिन वर्ल्ड्स को डिवोर कर रहे होते हैं, वो लॉर्ड जिंगमैन और लॉर्ड मेमन उनमें भी नहीं छोड़ते हैं, कुत्ते की मौत मारते हैं। मतलब कि मारेंगे कि उन्हें उनके रास्ते में आएंगे तो। और यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि यहाँ पर जो प्रैक्टिशनर फैक्शंस होता है उसने 30,000 स्पीसीज होने के बावजूद सारी स्पीसीज के ब्लड लाइन को इकट्ठा कर रखा है। मतलब कि उन्होंने 100% कवरेज को कर रखा है, उन सभी में वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स की मारकर उनकी हत्या की है, उनको बॉडीज को अपने पास रखी हुई है। मतलब कह सकते हो कि अपने लॉर्ड्स के पास सबकी एक एक के मतलब हर एक ब्लड लाइन की अपनी एक मतलब हर एक फैक्शंस की अपनी खुद की एक ब्लड लाइन उन्होंने कलेक्ट करके रखी है। 30,000 स्पीसीज है तो 30,000 स्पीसीज का उन्होंने वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के बॉडीज को रख के उनके ब्लड लाइन को रख के और ये सभी लॉर्ड जिंगमैन की वजह से हो पाए क्योंकि ये बंदा बहुत ही तेज़ी से मूव कर सकता है और साथ में बहुत ही पास्ट में फ्यूचर्स में देख सकता कि कौन अभी कहाँ पे और स्नेही से सारे स्पीसीज के ब्लड लाइन को ऑक्यूपाई कर रखा है। यहाँ पर जब अपना लॉर्ड जिंगमैन सारे की सारे ह्यूमन स्पेस में ऐसे ही हंट करना शुरू करता है तो यार जितने भी वर्ल्ड लेवल ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स थे ना वो पैनिक में चले जाते हैं। बंदों की फट जाती थी कि यार कौन आया है, तो लॉर्ड जिंगमैन आ गया है, हमें बच कर आना चाहिए। अपने जो इन्फिनाइट ह्यूमन एंसेस्टर्स भी होते हैं वो भी कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि जब तक वो उन्हें घर में नहीं रखेंगे, बाहर रखेंगे तो अपने लॉर्ड जिंगमैन उसको मारेगा ही, बोलेगा कि गब्बर आ चुका है तो आखिरकार तुम बचकर जाओगे कहाँ। इसके साथ यहाँ पर वो इन सब के सारे सोचने लगता और कहता है कि प्रैक्टिशनर फैक्शंस ये बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा खतरा बनता जा रहा है, हमें इसे रोकना चाहिए। और वो सोचने लगता कि आखिरकार क्या होगा। अब ये बंदा इन्फिनाइट ह्यूमन एंसेस्टर कह सकते हो हम कि अपने लूपैंग के ब्रेक थ्रू के बाद बहुत ज़्यादा परेशान में रहने लगा था क्योंकि ये अपना मेन ट्रेड अपने लूपैंग को ही मानने लगा था। पहले तो लॉर्ड जिंगमैन को मानता था लेकिन अभी फिलहाल में इतना सब होने के बाद वो लूपैंग को भी एक बहुत बड़ा खतरा मानने लगा था कि आखिरकार ये कैसे कर सकता है। अब तो लूफेंग ने कई सारे ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स को उसकी आंखों के सामने तो नहीं लेकिन हम उसके होते हुए भी मार डाला होता है, जिसकी वजह से एक लार्ज स्केल फिर से हो सकती है वॉर, जो कि होनी तो बनती है क्योंकि अगर तीनों फैक्शंस तभी फैक्शंस एक साथ मिलके अपने लॉर्ड्स के खिलाफ अटैक कर दें तो ऐसा तो होना ही है क्योंकि ऐसे तो कोई भी दूसरे के टेरिटरी में नहीं आएगा। जिसके साथ इन्फिनाइट ह्यूमन एंसेस्टर्स खुद से कहते हैं कि लूफेंग की स्ट्रेंथ अभी जिंगमैन और सांजू को राइवल करती है। अगर मेरी सारी हंड्रेड्स ऑफ एडवेंचर्स की साइड फोर्सेस भी ज्वाइन कर देगी तो हम लोग गारंटी नहीं कर सकते कि हम लोग जीत सकते हैं क्योंकि पहले भी उन्होंने 100+ से लूफेंग से फाइट की थी, जबकि लूफेंग की उस वक्त पावर्स इतनी भी नहीं थी कि वो वहां पर सबको हरा सके। लेकिन अब तो लूफेंग की पावर्स टॉप 2 को राइवल कर रही हैं। तो बताओ आखिरकार ये सब फिर से वही फोर्सेस के साथ कैसे जीत सकते हैं। और यहाँ पर वो कहते हैं कि अनलेस आई स्पीक फैक्शंस भी हमारे साथ मिल जाए तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और इन्फिनाइट सर्पेंट एंसेस्टर्स के मन में यही आइडिया आता है कि जब तक हम सारे इनेट फैक्शंस को एक साथ मिला के अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के विरुद्ध युद्ध न छेड़ दें तब तक हम नहीं जीत सकते हैं। और यही एक तरीका है कि हम उन्हें हरा सकते हैं, वरना ये प्रैक्टिशनर फैक्शंस ऑरिजिन वर्ड्स का ऑरिजिन कोर को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और ये हमें ऐसे ही रोकते नहीं हैं। जिसके साथ हमें सीन चेंज कर ह्यूमन लाइफ फॉर्म फैक्शंस के इनेट टेरिटरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लूफेंग अपने ब्लैक रॉब में वहीं पे वर्ल्ड ऑरिजिन के सामने खड़ा होता है। उसकी विजन्स में उसके पास्ट के हिस्ट्री लूफेंग के सामने नजर आ रहे होते हैं। लूफेंग कह सकता हो कि वहाँ के ऑरिजिन के जितने जगह अपने क्लोन को भेजे रखा है वहाँ के पूरे इतिहास को वो जान रहा होता है कि कैसे इन सब के साथ कितना बुरा हुआ है। वो वहाँ उन सब की सफरिंग देखता है, वो विटनेस करता है कि कैसे ऑरिजिन वर्ल्ड्स की अपनी खुद की ग्लोरी थी। धीरे धीरे लाइफ फॉर्म आई, कैसे फिर उन पर अटैक हुआ, सबको मारा गया। वहाँ पे एक मिडिल रेसेस के अंदर खुद ही कंपटीशन चल रही होती कि कौन किसको कितना ज़्यादा खाएगा। यहाँ पे लूफेंग भी ये अच्छे से जानता था कि इन सारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स के अंदर ही हमारे ऑरिजिन वर्ल्ड्स की तरह ही लाइफ पनप रहे हैं जो कि ह्यूमन जैसे ही हैं और यहाँ पर ये सभी मेरे भाई बहन जैसे हैं, मतलब ऑल
इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वाली बात यहाँ पे हो चुकी है, जिसके साथ यहाँ पे वो सोचने लगता है कि इनकी कल्टीवेशन सिस्टम इन्फ्लुएंस से और ये हम सबसे ही मिलती जुलती हैं। इन सब ने भी अपने ट्रायल एंड एरर से इवॉल्व करके आया है। मतलब देखो यहाँ पे एक चीज़ तो बनती है कि जो दूसरे यूनिवर्सेस के साथ मिक्स वाली बात हो गई वो यहाँ पे अच्छे से पॉसिबिलिटीज, क्योंकि एक और ऐसी नोवेल है जो कि लॉर्ड जीव मैंग होता है, मतलब जिंग मैंग ऐसा ही कुछ लॉर्ड जीव होता है, वो इस नोवेल से कनेक्ट है। मतलब कि उसमें भी हमें लू फेंग को दिखाया गया होता है जो कि वहाँ का सबसे ओवर पावर लॉर्ड होता है और वहाँ का भी बंदा, वहाँ का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, लेकिन वहाँ पर भी वो बंदा लू फेंग से मिला होता है, वो भी बंदा एक ओवर लॉर्ड बना होता है। तो यहीं पे कह सकता हूँ कि यहाँ पे मल्टीवर्स ओमनीवर्स की थ्योरी ऐसे ही साफ आ गई, क्योंकि लू फेंग एक अलग दुनिया से बिलोंग करता है और दूसरी दुनिया से भी कोई वर्ल्ड बन सकता है जो कि अपने प्रैक्टिशनर फैक्शंस के अंदर नहीं है। तो कह सकता हूँ कि यहाँ पे दो यूनिवर्सेस का एक साथ मिलन हो सकता है, जिसके साथ यहाँ पर लू फेंग सोचने लगता है ऐसे क्या किया जाए, जिसके साथ लू फेंग उन्हीं पास्ट को याद करने लगता है और यहाँ पे वही पास्ट वाली बकवास होती है तो उसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही रहने देते हैं। अब वो कहता है वो सभी मारे जा चुके हैं, इस ओरिजिन वर्ल्ड के सारे लिविंग बीइंग्स खत्म हो चुके हैं। अब लू फेंग जब से एक लॉर्ड बना होता है ना तो उसके पास उसी वक्त से एबिलिटी आ चुकी थी कि वो अपने प्रैक्टिशनर टेरिटरी से भी दूर की जगह को देख सकता था, वो काउंटलेस ओरिजिन वर्ल्ड्स को देख सकता था, उनके सफरिंग को देख सकता था कि वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, उन पे कितना ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा होता है। और हर बार जब लू फेंग उसको देखता तो लू फेंग के मन के अंदर कह सकते हो एक गुस्से की भावना आ जाती, लेकिन अभी तक हमें इस बात को बताया नहीं जाता क्योंकि लू फेंग उस वक्त इतना पावरफुल नहीं था कि वो सिचुएशंस को बदल भी पाए। पास्ट में लू फेंग उन सारे विजन्स को जानबूझकर अवॉइड करता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हुआ करते थे। लू फेंग के लिए भी एक लॉर्ड होने के बावजूद भी लू फेंग के अंदर इमोशंस मौजूद हैं और वो सारे इमोशंस बहुत ही दिल दहला देने वाले होते हैं, इसलिए लू फेंग भी उन सभी को अवॉइड किया करता था क्योंकि लू फेंग उस वक्त कुछ नहीं कर सकता था। 8 लॉर्ड्स उनके पास पावर्स नहीं थी जो कि उनकी किस्मत को बदल सके, लेकिन फिलहाल में लू फेंग उन सबको ऑब्जर्व करना शुरू करता है, उन सबको देखना शुरू करता है, वो उन सबके हिस्ट्रीज को देखने लगता है, उनके सफरिंग को देखने लगता है। और यहाँ पे आप सभी के मन में सवाल आने लगे होंगे कि आखिरकार यहाँ पे ये सब करने की जरूरत क्यों है, लू फेंग को दूसरे के अंदर इंटरफेयर करने की क्या ही जरूरत है जब लू फेंग 3600 के साथ ही खुश रह सकता है कि लू फेंग इतना सब क्यों कर रहा है, लू फेंग इतने मारने पे आतुर क्यों हो चुका। तो इसका सवाल आपको अभी मिलने वाला है। अब लू फेंग जैसे जैसे उन सारे मूवमेंट्स को देखता है लू फेंग के अंदर, दिल के अंदर, मतलब यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। लू फेंग जैसे जैसे उस मेमोरीज को देख रहा था लू फेंग के दिल के अंदर उतनी ही ज्यादा किलिंग इंटेंट बढ़ती जा रही है। ये वही किलिंग इंटेंट होती है जब लू फेंग शुरुआत के दिनों में अपने ओरिजिन यूनिवर्स के अंदर था, वो जैसे कत्लेआम मचा था। आपको तो अच्छे से याद होगा कि अनडाइंग बैंक के फेज में रहते हुए जब एक सेक्टर लॉर्ड का बंदा था तो कैसे वो अनडाइंग्स का कत्लेआम किया करता था। मुझे सबसे बेस्ट वही लगता था जब लू फेंग अपने सेक्टर लॉर्ड के पीक पर रह के अनडाइंग 3 लेवल्स में होते हैं तो 3rd लेवल वाले अंडांग्स तक को वो मौत के घाट उतारता था। अकेले हजारों अंडांग से घिरे रहने के बावजूद लू फेंग ने उन सबको कुत्ते की मौत मारी होती। सेम टू सेम यहाँ पर भी लू फेंग ऐसा ही सोचा होता, उसके मन में जो किलिंग इंटेंट होता ना वो बढ़ना शुरू कर देती है, उसके दिल के अंदर एक आग लग चुकी होती है, ऐसा जैसे कि उसको एक वेपन बनाया जा रहा है, उसको एक ऐसा वेपन जो कि गुस्से के अंदर समाया हुआ है, उसकी पूरी की पूरी सोल के अंदर गुस्सा ही समा जा होता है और इसके सोल को वो रिफाइन करना शुरू कर चुका होता है। ये तब से होने लगा था जब लू फेंग डिस्ट्रक्शंस में गया था, माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस में, और यहाँ पे लू फेंग खुद कहता है कि मेरी हार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शंस वो अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हुई है। यहाँ पे जब लू फेंग एबिस ऑफ डिस्ट्रक्शंस के हिडन रेलम में गया था तो लू फेंग उस वक्त माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस को देखा था, वहाँ पर उसे वो एंडलेस किलिंग दिखी होती, वो मेमोरीज देखे हुए कि कैसे इन सबके साथ जुल्म किया जा रहा होता है। और यहाँ पर कह सकते हैं कि लू फेंग के अंदर जो भावनाएं थी बदला लेने की, मारने की, वो एक समय तक सप्रेस हो चुकी थी। लॉर्ड बनने के बावजूद भी वहाँ पर वो एक समय तक वो सप्रेस हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पर उस माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शंस में जाने के बाद उसके अंदर की वो वही वाली किलिंग इंटेंट जो कि वहाँ पे कह सकते हो कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट से आती है, वो किलिंग इंटेंट अभी भी लू फेंग लेता चला आ रहा है, वो फिर से वो जागृत हो जाती है। उसके मन में उतनी ही ह्यूमन लाइफ फॉर्म्स के बारे में हीन भावना आने लगती कि मैं उन सभी को मार दूँ, और तभी लू फेंग को रियलाइज होता है कि यार वो अपने हार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शंस को बना सकता है, मतलब कि वो अपने एक अलग ही रास्ते को क्रिएट कर सकता है। लेकिन
फिलहाल में लू फेंग की हार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शंस इनफ नहीं होती है, क्योंकि हमें पता चलता कि जब लू फेंग हाईएस्ट लाइफ फॉर्म बना होता है लॉर्ड, तो उस वक्त लू फेंग ने आते ही प्रैक्टिशनर फैक्शंस को बचा लिया होता है। 3600 वर्ल्ड क्लस्टर्स तबाह होने से बच गए होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंटली लू फेंग अपने होमलैंड ओरिजिन वर्ल्ड के बारे में बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। और जब लू फेंग यहाँ पे अपने होमलैंड, अपने फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स को बचा लिया और उसे ये भी पता चला कि कैसे उन्हें रिवर ऑफ टाइम से रिजरेक्ट किया जा सकता है, तो उसलिए वहाँ पर लू फेंग के मन के अंदर वो भावना थी, वो किलिंग इंटेंट थी, वो सप्रेस हो चुकी थी और यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पर लू फेंग अपने होमलैंड के सेफ होने के बाद वो जो किलिंग इंटेंट होती है ना, वो खत्म हो चुकी थी और वहाँ पर लू फेंग के अंदर वो जॉय ऑफ हार्ट आ चुकी थी, मतलब खुशी वाले पल आ चुके थे लू फेंग के दिल में और डिस्ट्रक्शंस वो पूरी तरह से हट चुके थे, मतलब वो खत्म तो नहीं हुए थे लेकिन हाँ वो शांत हो चुकी होती है। लेकिन जब यहाँ पर लू फेंग ने फिर से देखा तो उसके अंदर जो एंगर थे वो फिर से आ चुके होते हैं। लू फेंग के मन के अंदर जो जॉय थी वो खत्म हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर लू फेंग को एक चीज अच्छे से पता था कि ऑरिजिन वर्ल्ड, जो ऑरिजिन कॉन्टिनेंट है, वो तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं रहता हूँ उसको तो मैं हमेशा से प्रोटेक्ट करता ही आऊँगा, लेकिन ये ऑरिजिन वर्ल्ड भी हमारे ऑरिजिन वर्ल्ड की ही तरह है, इसको मैं कैसे अलग रहने दे सकता हूँ, आखिरकार इसको मैं कैसे मरने दे सकता हूँ। लू फेंग ये भी जानता था कि फ्यूचर में हो सकता है कि मेरी स्ट्रेंथ कम हो जाए, उन सबकी स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाए तो वो हमारे 36 आने वर्ल्ड क्लस्टर्स को तबाह कर देंगे। अगर यहाँ पर लू फेंग वहाँ पर जब युद्ध हो रही थी तो उस वक्त अगर लू फेंग ब्रेक थ्रू नहीं किया होता तो इनेट वन लाइफ फॉर्म्स अपने गोल को अचीव कर लेते और वो प्रैक्टिशनर फैक्शंस के टेरिटरी को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं, पूरा का पूरा 36 आने वर्ल्ड क्लस्टर्स तबाह हो जाते, यहाँ तक कि लू फेंग का होम वर्ल्ड, ऑरिजिन वर्ल्ड, वो भी नहीं सर्वाइव कर पाता, वो भी तबाह हो जाता। और इस वजह से लू फेंग को कह सकते हो कि और भी गुस्सा आने लगता है, मतलब लू फेंग के अंदर वो भावना तो थी लेकिन वो सोच सोच कर जो भावना आ रही थी वो लू फेंग की बढ़ती जा रही थी कि मान लो कि मैं लॉर्ड नहीं बनता तो क्या वो हम सब पे रहम दिखाते, वो मेरे खुद के घर को उजाड़ देते, वो सबको तबाह कर देते, मैं किसी को नहीं बचा पाता। इसलिए लू फेंग के अंदर की मन की भावना और भी गुस्से में तब्दील होना शुरू हो जाती है कि अब पीछे नहीं हटना है, मुझे सबको सबक सिखाना है, यहाँ पे या तुम उनसे कम्पिटिट करो या फिर क्रश हो जाओ, एडवांस करो या फिर पीछे मुड़ जाओ। लू फेंग अभी अपने करंट स्ट्रेंथ से सेटिस्फाइड हो चुका था, उसे पता था कि मुझे अभी इनविंसिबल बनना है, मेरी पावर्स बढ़ चुकी है लेकिन और भी पावरफुल होना है, उनको पावरफुल होने से रोकना है। लू फेंग यहाँ पे इमॉर्टल है तो क्या हुआ, वो ये सब अच्छे से जानता था कि उसके फ्रेंड्स और फैमिली वो इमॉर्टल नहीं है, उसे भी बचाना होगा। और यहाँ पर वो अपने इसी आग के गुस्से में अपने खुद के शरीर को, अपने खुद के दिल और दिमाग को जलाना शुरू करता है, जिसके साथ वहाँ पर लू फेंग अपने 3916 क्लोन से उन सारे की पास्ट को देखना शुरू करता है। माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन से तो उसे गुस्सा आ ही रहा था, लेकिन यहाँ पर लू फेंग उनके पास्ट को अपनी आंखों के सामने देख रहा था तो उसे और भी गुस्सा आ रहा होता है और अपने हार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन को बनाना शुरू करता है। और वहीं उसको फायर एक फ्यूल की तरह काम कर रही होती जो कि उसके पावर्स को बढ़ा रही थी। और यहाँ पे कह सकते हो कि लू फेंग के मन के अंदर जो भावनाएं आने लगी है ना, वो माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, क्योंकि माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने मालिक को क्या चाहता है कि वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन पर फोकस करे। और यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि एक पल ऐसा भी आएगा जब लू फेंग पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन में चूर हो जाएगा, लू फेंग को कोई नहीं रोक पाएगा, मतलब लू फेंग को रोकने वाला सिर्फ उसकी वाइफ ही होने वाली है। एक समय ऐसा भी आएगा कि लू फेंग को डिस्ट्रक्शन के अलावा कुछ दिखेगा भी नहीं, हो सकता है कि माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन उसके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करें, लेकिन इसी बीच होगा क्या कि जीव जिन आएगी, उसे समझाएगी कि देखो प्यारे मेरे बंदे, देखो मेरे पति देव, ऐसी बातें तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही बदल रहे हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें फाइट करना अच्छा, मतलब वही प्यार वाली बातें होगी। वहाँ पे जीव जिन उसे समझाने की कोशिश की और वहाँ पर लू फेंग उससे फाइट करके पूरी तरह से लैंड ऑफ और डिस्ट्रक्शन का कंट्रोल ले लेगा। बस मैं थ्योरी दे रहा हूँ, ऐसा हो भी सकता है क्योंकि ये स्टोरी कहीं ना कहीं उसी प्लॉट की तरफ आ रही होती है। यहाँ पे फिर से लू फेंग माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन के पास जाता है उसी हिडन वेल में और वहाँ पे उसके सरफेस को टच करना शुरू करता है। ना जाने क्यों लू फेंग वहाँ पे बार बार जा रहा है, लू फेंग वहाँ पे माउंटेन ऑफ डिस्ट्रक्शन को टच करके अपने हार्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं और भी पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहा है। लू फेंग ऐसा करता नहीं, लेकिन हम
लूफिंग खुद को पावरफुल बनाने के लिए कहीं माउंटेन के इन्फ्लुएंस में आकर लूफिंग ऐसा कर रहा होता है ताकि वो यहाँ पे खुद को पावरफुल बना सके और अपने बंदों को मरता हुआ ना देख सके। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में कि देखते हैं आखिरकार वो सारे क्या करते हैं, क्योंकि अगर वो लोग विड्रॉ नहीं करते हैं तो हो सकता है कि लूफिंग इसे हीन भावना के अंदर इतना पावरफुल हो जाए कि वो अपने लॉर्ड से भी दुश्मनी कर ले। लॉर्ड जिन लॉर्ड मोमेंट वो डिस्ट्रक्शन के पाथ पे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इन आपसी मतभेद भी हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।